नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा यानी पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा उसमें हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था कि जो भाषा है उन्हें दो परिवारों में हमने विभाजित किया था। एक है आपका कौन सा, यानी भाषा परिवार को अगर हम देखा जाए तो दो भाषा परिवारों में पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने एक भारतीय भाषा परिवार जो उत्तर भारत में बोली जाती है, और दूसरी भाषा परिवार थी कौन सी, द्रविड़ भाषा परिवार। और द्रविड़ भाषा परिवार हमारे दक्षिण भारत में जो भाषा बोली जाती है, यानी भाषा बोली जाने वालों का जो समूह होता है उसको हम द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अंतर्गत जो भाषाएं बोली जाती थी वो आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, इस प्रकार से जो ये भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती थी। वहीं पे भारतीय भाषा परिवार यानी उत्तर भारत में हिंदी, अंग्रेजी और कौन सी, संस्कृत और मराठी, ये सभी भाषाएं थी आपकी भारतीय भाषा परिवार यानी उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं थी। हमने ये सारी चीजें कि कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है विश्व स्तर पर, अगर भारत देश पर बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, फिर उसके बाद बंगाली बोली जाती है, बंगाली के बाद आपकी मराठी बोली जाती है, मराठी के बाद तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया आदि भाषाओं का क्रम था। ये चीज हमने जाना था। और हमने ये भी जाना था कि संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी 343 अनुच्छेद में कौन से भाग में, भाग 17 में कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिन्हें हम राजभाषा बोलते हैं। या तो वो राज्य की राजभाषा होगी या तो फिर उनमें से कोई केंद्र की राजभाषा होगी। तो केंद्र की राजभाषा कौन थी, संघ की राजभाषा कौन थी, तो 343 का में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और कौन सी राजभाषा, केंद्र की राजभाषा यानी संघ की राजभाषा दर्जा प्राप्त है। कब कब अपनाई गई थी हिंदी को राजभाषा, यानी हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यानी हमारे जो भारत सरकार, केंद्र सरकार की जो कामकाज होंगे, सरकारी कामकाज होंगे, वो हिंदी भाषा में लिखे जाएंगे, हिंदी भाषा में पढ़े जाएंगे। यानी हम सहायक के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। अगर मान्यता के रूप में देखा जाए, एक औपचारिक रूप से देखा जाए तो हिंदी हमारी राजभाषा है। ये चीज़ हमने कल दोस्तों जाना था। और आज हम जानेंगे जो कि अधिकांश प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं वो ये पार्ट होगा, यानी इस बोली का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हिंदी एवं उसकी उपभाषाएं व बोलियां, जिसमें हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, हिंदी भाषा का उद्भव किस प्रकार से हुआ, और हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, और उन भाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां बोली जाएंगी वो किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं क्या कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति की। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहो या उद्भव कहो, एक ही चीज है। और जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो हम मानते हैं कि किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। क्यों? क्योंकि संस्कृत आदि जननी यानी भाषाओं की आदि जननी है। इसको हम देव भाषा कहते हैं या इसको हम सुर भाषा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम मानते हैं कि संस्कृत इस भारत देश में यह सबसे पहले जो भाषाओं का उल्लेख हुआ है वो संस्कृत भाषा का उल्लेख है। यानी जब प्राचीन काल में देवताओं के समय में जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो संस्कृत भाषा प्रयोग की जाती थी, और इसी के बाद आपकी सारी भाषाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो इसी संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा का भी उद्भव हुआ है। अतः हमारा उत्तर हो जाता है कि हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। अब संस्कृत भाषा बहुत अधिक क्लिष्ट होने की वजह से, बहुत अधिक कठिन होने की वजह से ये अपना मूल रूप होती है और इसमें अन्य भाषाओं का आगमन शुरू हो जाता है, यानी इसमें अन्य भाषाएं सम्मिलित होना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार से ये संस्कृत भाषा से पाली भाषा का विकास हो जाता है। यानी समय दर समय संस्कृत भाषा अपना महत्व खोती है और क्षेत्र में पाली भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि पाली भाषा का विकास किससे हुआ है, तो आप कहोगे कि संस्कृत के अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश होता है किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, और संस्कृत भाषा जब अपना रूप बिगाड़ती है तो वहां से पाली भाषा का विकास शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृत से पाली भाषा बनती है। और पाली बौद्ध जब हमारे गौतम बुद्ध भगवान थे तो उस समय जो भाषा बोली जाती थी, यानी मौर्य के समय में जो भाषा बोली जाती थी, मौर्य वंश के समय में जो भाषा बोली जाती थी वो अधिकांश पाली भाषा में थी। और बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिपिटक ग्रंथ था वो पाली भाषा में ही लिखा गया था दोस्तों। अब देखेंगे इस पाली भाषा अपना रूप बिगाड़ती है और प्राकृतिक भाषा का विकास होता है। यानी पाली के बाद प्राकृत भाषा आती है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और प्राकृत जब अपना रूप बिगाड़ती है, यानी इस प्राकृत के अपभ्रंश रूप को हम कह देते हैं क्या, अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश।
ठीक है, यानी प्राकृत के बिगड़े हुए रूप को हम कहते हैं अपभ्रंश, और इसी अपभ्रंश भाषा के विकसित रूप को, कौन से, इस अपभ्रंश के 4 रूप होते हैं, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश हो जाती है, अर्धमागधी हो जाती है, मागधी हो जाती है, नागर या पिशाची हो जाती है। तो इसके पहले जो सौरसेनी अपभ्रंश होगी, और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। कैसे? अपभ्रंश भाषा का जो पहला विकसित रूप होगा, उसी से जाकर के हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, तो संस्कृत भाषा के बाद पाली भाषा आती है, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आती है, और प्राकृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है, और इसी अपभ्रंश के सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो अगर कहा जाए कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, तो हम कहेंगे अपभ्रंश भाषा के सौरसेनी रूप से हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कभी कभी कोई विद्वान मानते हैं, हमारे हिंदी व्याकरण मानते हैं कि अपभ्रंश भाषा के बाद अवहट्ट भाषा आई, और अवहट्ट के बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ है। लेकिन हमें अधिकांश पुस्तकों में मिलता है कि अपभ्रंश के सौरसेनी रूप से ही, सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। तो जिस प्रकार से अपभ्रंश के 4 रूप पाए जाते हैं, कौन कौन से? सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा मागधी अपभ्रंश, और चौथा क्या है? नागर या पिशाची अपभ्रंश। तो यहाँ भी अपभ्रंश से हिंदी का हुआ है, तो इनके चारों रूप से अलग अलग हिंदी का विकास हुआ है, और यही हमारी हिंदी भाषा की क्या हो जाती हैं? उपभाषाएं हो जाती हैं। तो देखते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का विकास होता है, वहीं पे अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हो जाता है, और मागधी अपभ्रंश से माना जाता है कि बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। नागर या पिशाची अपभ्रंश से राजस्थानी या पहाड़ी हिंदी का विकास दोस्तों माना जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है, और वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न जरूर हर एग्जाम में पूछा जाएगा हिंदी से संबंधित, जो भी आपका प्रश्न पत्र होगा, जो भी परीक्षाएं हिंदी से रिलेटेड होंगी, वो उसमें हमारी हिंदी बोलियां जरूर पूछी जाती हैं, यानी किस हिंदी से ली गई है, पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है, बिहारी हिंदी की कौन सी बोली है, आदि प्रश्न जब पूछा जाता है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे 2 या 3 प्रश्न अपने पक्के करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत ही आसान और सहज भाषा में हम इसको सीखेंगे, हमें रटने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, और इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां बोली जाती हैं, उनमें से पहली है आपकी खड़ी बोली, दूसरी है आपकी ब्रज भाषा, और तीसरी है बुंदेली, चौथी है कन्नौजी, 5वीं है हरियाणवी, और 6वीं हो जाती है क्या? दक्षिणी हिंदी। देखिए जो खड़ी बोली है आपकी, वो दिल्ली और मेरठ, सहारनपुर इस क्षेत्र में बोली जाती है, यानी हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में या भारत के उत्तरी राज्यों में बोली जाने वाली जो बोली है वो खड़ी बोली है। कहाँ पे? दिल्ली और मेरठ, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। अब ब्रज भाषा क्या हो? ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा आपकी मथुरा में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली कहाँ बोली जाती है? तो बुंदेली आपकी महोबा में बोली जाती है, झांसी में बोली जाती है, यहीं पे आपका छतरपुर में बोली जाती है, और आपके जितने भी क्षेत्र हैं बाना में बोली जाती है। आदि क्षेत्रों में जो बुंदेलखंड का एरिया होगा, इस क्षेत्र में जो भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम होगी वो कौन सी बोली होगी? बुंदेली बोली होगी। वहीं पे कन्नौजी की बात करते हैं, तो कन्नौजी में हमारी कन्नौज क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है वो कन्नौजी बोली है। हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणवी आपकी कहाँ पे बोली जाएगी? हरियाणवी आपकी रोहतक क्षेत्र में बोली जाती है, यानी हरियाणा का एक क्षेत्र है जहाँ पे जाटू उप बोली बोली जाती है, और उसी हरियाणा क्षेत्र में हरियाणवी भाषा बोली जाती है, हरियाणवी बोली बोली जाती है। देखिए जब मैं बोली की बात करता हूं तो ये एक जिला स्तर पर यानी एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली यानी भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि उप बोली एक ग्राम स्तर पर, एक जो हम देहाती बोलते हैं, एक तय मैं कहाँ जात है का करत है ना, इस तरह की भाषा जो बोलते हैं वो गांव स्तर पर बोली जाती है, और यही जाकर के जब अपना रूप विकसित करती है, यानी इसमें सुधारात्मक तरीके अपनाए जाते हैं और ये एक जिला स्तर पर बोली जाने लगती है, तो वहाँ पे ये क्या कहलाने लगती है? बोलियाँ कहलाने लगती है। और बोलियों की जब बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे हिंदी भाषा में 18 बोलियों का उल्लेख है। कितना? 18 बोलियों का उल्लेख है हिंदी भाषा में। किसमें? हिंदी भाषा में। और वो सभी बोलियाँ ये हैं,
ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी से हमने खड़ी बोली दिल्ली मेरठ में, ब्रजभाषा मथुरा आगरा में, बुंदेली महोबा झांसी में, कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है, हरवाड़ी आपके हरियाणा रोहतक क्षेत्र में बोली जाती है, और दक्षिणी हिंदी कौन बोलता है? तो जो दक्षिण भारत से आर्य लोग आकर के उत्तर भारत में बस गए उनके द्वारा जो बोली बोली जाती थी वो हमारी क्या थी? दक्षिण हिंदी थी। अब ये तो हमें देखिए खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी इस तरीके से हमें याद नहीं होगा। तो हम इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे दोस्तों? तो ट्रिक है आपकी, देखिए ट्रिक है आपकी, बहुत सिंपल ट्रिक है। खब्र बड़ी बुंदेल कनाई हरि पधारे दक्षिण पश्चिम, यानी खब्र बड़ी, खब्र का मतलब खबर, बड़ी बुंदेल कनाई यानी बुंदेल कना एक बहुत बड़ी खबर है, और कि हरि पधारे दक्षिण पश्चिम, हरि दक्षिण पश्चिम में पधार गए हैं। आप इसको याद रखिए, खब्र बड़ी बुंदेल कनाई हरि पधारे दक्षिण पश्चिम। आप लोग एक बात दोहराइए कि खब्र बड़ी बुंदेल कनाई हरि पधारे दक्षिण पश्चिम, यानी खब्र एक बहुत बड़ी है, किधर है? बुंदेल कना है, बुंदेल साइड है, कि हरि पधारे हैं वहां, कहाँ? दक्षिण पश्चिम में। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, खब्र बड़ी बुंदेल कनाई हरि पधारे दक्षिण पश्चिम। खा से हो जाता है आपकी खड़ी बोली, ब्र से हो जाता है ब्रजभाषा, और बुंदेल से हो जाता है आपकी बुंदेली, कनाई से हो जाता है कन्नौजी, हरि हो जाता है हरियाणवी, और दक्षिण से हो जाता है दक्षिणी हिंदी, और पश्चिम का मतलब है कि ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। एक बार और देखिए दोस्तों, खब्र बड़ी बुंदेल कनाई हरि पधारे दक्षिण पश्चिम, यानी खा से हो जाएगा आपकी खड़ी बोली, ख से हो जाएगा खड़ी बोली, ब्र से हो जाएगा आपका ब्रज भाषा, बुंदेल से हो जाएगा बुंदेली, कनाई का मतलब है कन्नौजी, हरि का मतलब है हरियाणवी, दक्षिण का मतलब है दक्षिणी हिंदी, और पश्चिम का मतलब है पश्चिमी हिंदी की। ये सभी क्या हैं? बोलियां हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, और इस बोली के अंतर्गत आपकी आ जाती है कौन कौन सी? अवधी आ जाती है, बघेली आ जाती है, और छत्तीसगढ़ी बोली आ जाती है। तो अवधी के अंतर जो अवधी बोली है वो बोली जाती है आपके लखनऊ क्षेत्र में। कहते हैं अवध ही पूरा क्या था? लखनऊ क्षेत्र था, और उस लखनऊ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे हम क्या नाम देते हैं? अवधी देते हैं। तो कह सकते हैं कि अवधी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? लखनऊ क्षेत्र में बोली जाती है, जो उत्तर प्रदेश की क्या है? हमारी क्या है? राजधानी है दोस्तों। अब बघेली कहाँ बोली जाती है? तो ये आपके एमपी क्षेत्र में बोली जाती है। एमपी की किस जिला में? रीवा जिला में, या उसके आसपास क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो बघेली है। ओके। छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी आपकी रायपुरी, यानी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि छत्तीसगढ़ी अपने राजधानी क्षेत्र में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होती है। यानी कह सकते हैं कि रायपुर क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है या जो बोली बोली जाती है वो छत्तीसगढ़ी है दोस्तों। इसकी हम ट्रिक कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, अवधी आ, बघेली बा, छत्तीस। अब ये किसकी भाषा है? पूर्वी हिंदी की है। तो पूरब माँ, आबा छत्तीस पूरब माँ। आप कैसे याद रख सकते हो कि आबा छत्तीस पूरब माँ, आबा छत्तीस पूरब माँ, यानी आ से हो जाएगा आपका क्या? अवधी, बा से हो जाएगा आपका बघेली, छत्तीस हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, और पूरब माँ मतलब हो गया कि पूर्वी हिंदी की ये बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की ये क्या है? बोलियां हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आबा छत्तीस पूरब माँ, आबा छत्तीस पूरब माँ। आ से हो जाएगा आपका अवधी, बा से हो जाएगा बघेली, छत्तीस हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, और पूरब माँ यानी पूर्वी हिंदी की क्या है बेटा? ये बोलियां हैं। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी ये बोलियां बोली जाती हैं जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब पूछा जा सकता है कि बिहारी हिंदी जो हिंदी की उपभाषा है, बिहारी हिंदी वो किस अपभ्रंश का रूप है? तो हम कहेंगे कि ये मागधी अपभ्रंश का विकसित रूप है, यानी मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाएगी भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है पूर्वी यूपी में और बिहार में बोली जाती है। यानी देखा जाए तो भोजपुरी भाषा एक ऐसी है जो इस प्रकार से विकसित हो गई है, इस प्रकार से विकास इसका हो गया है कि ये अपनी मांग करने लगे हैं कि हमें भाषा का दर्जा दिया जाए, एक अलग भाषा का दर्जा दिया जाए, हमें हिंदी के अंतर्गत नहीं बल्कि एक अपनी स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया जाए। और ये पूर्वी बिहार में बोली जाने वाली भाषा है। लगभग जो हमारी भोजपुरी फिल्में आती हैं तो वो भोजपुरी बोली में ही होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमें अलग भाषा का दर्जा दिया जाए। हम अपना विकास बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, लेकिन अभी ये अपने मानक पूरे नहीं तय करती है, इसलिए इसको हिंदी यानी स्वतंत्र भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये पूरे बिहार में बोली जाने वाली ये कुछ
यूपी के पूर्वी हिस्से में भी बोली जाती है। पूर्वी हिस्से बोले तो जैसे आपके आ जाते हैं सोनभद्र आ जाता है, आपके वाराणसी आ जाती है, काशी आ जाती है, इस प्रकार से उस क्षेत्र में मिर्जापुर आ जाता है। उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो लगभग भोजपुरी से मिलती जुलती है या भोजपुरी ही बोली जाती है लगभग। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे मगही, यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत दूसरी बोली है मगही, और ये गया किस क्षेत्र में आता है? ये आता है आपका बिहार के अंतर्गत आता है। गया बिहार यानी गया क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। मैथिली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मैथिली आपकी दरभंगा बोली जाती है। यानी ये जितनी भी भाषाएं हैं बिहार राज्य में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। ठीक है, यानी बिहार राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं। ठीक है, सॉरी मैं बार बार भाषा बोल देता हूँ, लेकिन ये विचार व्यक्ति के जो भी माध्यम होते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। अगर वो ग्राम स्तर पर तो उसे बोली कहेंगे, उपबोली कहेंगे। अगर वो जिला स्तर पर है तो उसे बोली कह देते हैं। अगर वो राज्य स्तर पर तो उसे उपभाषा कह देते हैं। अगर ये बृहद क्षेत्र पर देश स्तर पर है तो इसे क्या कह देते हैं? भाषा कह देते हैं। ठीक है दोस्तों। पर ये क्या होती है? एक प्रकार से भाषा ही होती है। क्यों? क्योंकि विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो भाषा ही होती है, और ये भी क्या है? एक विचार अभिव्यक्ति के माध्यम ही होते हैं दोस्तों। बट ये अपने अपने विकास के अनुसार, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार इनका नाम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली जाती है। अब हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? तो ट्रिक है इसकी दोस्तों, ट्रिक कुछ इस तरह की है। कैसे ट्रिक है कि भौजी मगही मैं बिहारी, भौजी मगही मैं बिहारी। भौजी से क्या हो जाएगा? भोजपुरी। मगही के क्या हो जाएगा? मगही। मैं का मतलब क्या हो जाएगा? मैथिली। बिहारी का मतलब क्या हो जाता है? बिहारी का मतलब हो जाता है कि बिहारी हिंदी की क्या है? ये बोलियां हैं। क्या है ट्रिक? भौजी मगही मैं बिहारी, मतलब मेरी जो भौजी है वो मगही की है और मैं क्या हूँ? बिहारी हूँ। मैं क्या हूँ? बिहारी हूँ। भौजी मगही मैं बिहारी, यानी भौजी से हो जाएगा भोजपुरी, मगही हो जाएगा मगही, और मैं का हो जाएगा मैथिली, और बिहारी हो जाएगा बिहारी हिंदी की क्या है? ये बोलियां हैं। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे अगली नागर या पिसैची अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ है? तो राजस्थानी या पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, और इसके अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, निवाड़ी ये बोलियां बोली जाती हैं। जहां पे मारवाड़ी की बात करते हैं तो ये जोधपुर में बोली जाती है, जयपुरी आपकी जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी उज्जैन क्षेत्र में बोली जाती है, निवाड़ी आपकी खांडवा एमपी क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि एक झांसी के आसपास का क्षेत्र आता है जिसे हम कहते हैं निवाड़ी। ओके दोस्तों, यानी खांडवा क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो निवाड़ी है। ओके, अब इसको याद करने का ट्रिक ये है कि माजा मानी, अगर आपने सुना होगा, पूछा जाता है कैछो, आप कैसे हो? तो कह दिया जाता है अरे यार माजा मानी, और सब ठीक ना? माजा मानी, हाँ मतलब कि मजे में हो ना। तो यही ट्रिक है कि माजा मानी, माँ का मतलब हो जाता है क्या? मारवाड़ी, जा का मतलब हो जाता है जयपुरी, माँ का मतलब हो जाता है मालवी, निवाड़ी का हो जाता है निवाड़ी। यानी माजा माल निवाड़ी, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, माजा माल निवाड़ी, माजा माल निवाड़ी। माँ का मतलब हो जाता है क्या? मारवाड़ी, जा का मतलब हो जाता है जयपुरी, माल का हो जाता है मालवी, और नी का मतलब हो जाता है निवाड़ी। अब हम लास्ट देखेंगे कि पहाड़ी हिंदी, ये भी पिसैची हिंदी से यानी पिसैची अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है हिंदी, यानी पहाड़ी हिंदी। और इसके अंतर्गत दो प्रकार यानी कुछ इस तरह की भाषा है। कुल्लई है आपकी, गढ़वाली है, ये हिमाचल क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां हैं। जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जो SC ST वर्ग के आते हैं उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है, लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वो कुल्लई और गढ़वाली है, और इसका विकास हुआ है आपकी पिसैची अपभ्रंश से। ओके दोस्तों, तो हमने आज पढ़ लिया पूरी तरह से कि हमारी हिंदी भाषा में 18 बोलियों का उल्लेख है, और यह 18 बोलियां अलग अलग हिंदी से विकसित हुई है। आप पश्चिमी हिंदी से ये सभी बोलियां विकसित हुई हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये सभी बोलियां आती हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये सभी बोलियां आती हैं, वहीं राजस्थानी के अंतर्गत ये सभी बोलियां आती हैं, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुल्लई और गढ़वाली आती है। इसके याद करने की ट्रिक है कि खब्र बड़ी बुंदेल कनाई, हर पधारे दक्षिण पश्चिम। खा से हो जाएगी आपकी खड़ी बोली, ब्र से हो जाएगी ब्रज भाषा, कनाई से हो जाएगी बुंदेल कनाई मतलब बुंदेली, कनाई से कन्नौजी, हरि पधारे दक्षिण पश्चिम, हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी और पश्चिम हिंदी। ठीक है, वहीं पे इसकी ट्रिक है आवा छत्तीस पूरम्मा। आवा छत्तीस पूरम्मा पूर्वी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? तो हम कहेंगे आवा छत्तीस पूरम्मा। आ से क्या हो जाएगा? अवधी, ब से हो जाएगा क्या? बघेली, और आपका क्या? छत्तीस हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। किस भाषा की है? पूर्वी हिंदी की है। वहीं पे अगर कहें बिहारी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं, तो हम कहेंगे भौजी मगही मैं बिहारी, यानी भोजपुरी, मगही, मैथिली और ये मैं बिहारी, यानी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। वहीं पे अगर कहें कि राजस्थानी भाषा की कौन सी हैं, तो आप कहोगे माजा मानी, यानी मारवाड़ी, जयपुरी, निमाड़ी, और कौन सी एक आती है आपकी? मालवी।
इस प्रकार से हमने आज पढ़ लिया भाषाएं, हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है, हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं और हिंदी भाषा की विभिन्न प्रकार की उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं आदि के बारे में हमने आज अच्छे से पढ़ लिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा, आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और आप हर क्वेश्चन का जवाब सहज और सरल तरीके से दे पाओगे। ओके दोस्तों, तो आज इतना ही और मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए कहते हैं कि रहीमन यो सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। यानी अगर हम उपकार कर रहे हैं कि आपको फ्री शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, आप तक एक सहज भाषा में, आसान भाषा में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम उपकार कर रहे हैं। इससे आपको खुशी तो होगी ही, प्लस हमें भी खुशी होती है। यानी जो भी बंदा उपकार करता है तो उसको उसकी खुशी मिलती है, यानी उसमें भी स्वार्थ सिद्ध होता है। तो प्लीज़ आप लोग भी एक उपकार करिए और वो उपकार है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यही उपकार करिए दोस्तों, ऐसा करके आपको भी खुशी मिलेगी और हमें भी खुशी मिलेगी और इससे हमारे देश का विकास होगा, इस जन जन का विकास होगा और आपके यारों का, आपके दोस्तों का भी इसमें भला होगा। तो इस प्रकार से आप भी उपकार करिए, हम भी उपकार करें। इस प्रकार से हम एक दूसरे का सहयोग की भावना रखें और आप हमारे बने रहो, हम आपके बने रहें, आप हमारे युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से जुड़े रहे। दोस्तों आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।